भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। यह दौरा उम्मीदों के अतिरेक भरे प्रदर्शन का है या दोनों के संबंधों का व्यवहारिक धरातल पर परखने वाला है। संबंधों को क्या भारत अमेरिका के साथ कोई धुरी बना रहा है या अमेरिका की किसी धुरी का एक नया साझेदार बन रहा है? जब भी भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में होते हैं, हमारी चर्चाओं पर अमेरिका ज्यादा हावी हो जाता है। तमाम विश्लेषणों से लगता है कि सब कुछ अमेरिका तय कर रहा है, हम बस साइन कर रहे हैं। हर बात अमेरिका के नजरिए से देखी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति को भारत बुलाते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और कतर जाते हैं। तब तो हम नहीं कहते कि विदेश नीति हमारी अमेरिका के बताए रास्ते पर चल रही है, हालांकि उसका अंश होता है। हम यही कहते हैं कि भारत अपना स्वतंत्र नक्शा खींचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अमेरिका जाते ही हम क्यों कहने लगते हैं कि सब कुछ अमेरिका खींच रहा है, हम बस खींचे चले जा रहे हैं। हम अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री के दौरे को भारत की नजर से क्यों नहीं देखते, या उसमें भारत का कुछ होता ही नहीं है, यह कैसे हो सकता है? नमस्कार, मैं रविश कुमार। 2 साल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार अमेरिका में हैं। ओबामा और मोदी की यह 7वीं मुलाकात है। याद कीजिए, उनका पहला दौरा जब मेडिसन स्क्वायर में धूम धड़ाका के साथ हुआ था और उन्हें भारतीय मीडिया ने रॉक स्टार मोदी बुलाया था। लेकिन इस बार वे सिर्फ प्रधानमंत्री की भूमिका में हैं। समझौतों को लेकर व्यवहारिकता की बात हो रही है। उनके दौरे में भारत अमेरिकी संबंधों के कुछ आकर्षक तत्व भी हैं, जैसे वो अमेरिकी संसद के एक विशेष संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक पूरी सूची बनाई है कि अब तक किन किन प्रधानमंत्रियों ने इससे पहले संबोधित किया है। तो 1949 में जवाहरलाल नेहरू, 1985 में राजीव गांधी, 1994 में पीवी नरसिम्हा राव और सितंबर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी और जुलाई 2005 में मनमोहन सिंह ने संबोधित किया था। मैं वहां के अखबारों में प्रधानमंत्री के पहले दौरे जब पहली बार गए थे और इस बार के दौरे पर छपी रिपोर्ट देखने लगा। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने तब काफी उत्साहवर्धक सुर्खियां लगाई थी। इस बार भी उत्साह है, मगर वो सारे सवाल हैं जिनके बारे में अब भारतीय मीडिया ने भी बात करना बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी मीडिया से प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे किए थे, तो उन्होंने अपना एकमात्र इंटरव्यू अमेरिका के ही अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिया था। अब 2014 के दौरे पर न्यूयॉर्क टाइम्स की सुर्खी क्या थी? ये लिखा था अखबार ने कि डिफाइंग एक्सपेक्टेशंस इन इंडिया, मोदी बिगिंस की ट्रिप टू यूएस। दंगों, और थोड़ा सा उसका एक हिस्सा है जिसमें दंगों का हल्का सा जिक्र है कि आरोपों को में सजा के तौर पर जिस नेता को 1 दशक तक अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, वही मोदी अब न्यूयॉर्क आ गए हैं, और वो भी एक लोकप्रिय नेता के तौर पर और साथ ही एक आवश्यक पार्टनर के तौर पर, जो कि चाइना के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने में सक्षम है। तब वॉशिंगटन पोस्ट ने हेडलाइन लगाई थी कि ओबामा's अपॉर्चुनिटी विद इंडिया एंड इट्स न्यू लीडर। मतलब अमेरिका अपने नजर से भारत को देख रहा था कि किसी भी और चीज से ज्यादा मोदी चाहते हैं कि अमेरिका भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश करे और व्यापार बढ़ाए, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था रास्ते पर लाई जा सके, जो कि पिछले 2 साल में अलार्मिंग विकास दर्ज करा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तब लिखा था कि एट मेडिसन स्क्वायर गार्डन चांट्स, चेयर्स एंड रोअर्स फॉर मोदी। लॉस एंजलिस टाइम्स ने लिखा था कि इंडिया प्राइम मिनिस्टर गेट्स रॉक स्टार रिसेप्शन इन न्यूयॉर्क। मूल रूप से अतीत का काम, भविष्य की बातें ज्यादा थी तब के अखबारों में। इस बार वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने न सिर्फ ओबामा और मोदी की स्वाभाविक दोस्ती पर सवाल उठाए हैं, बल्कि उनके विवादित अतीत में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ली है। क्या ये मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के कारण ऐसा किया गया है? इन्हें लेकर भारतीय मीडिया और राजनीति ने तो अब तो बात ही नहीं करते ये लोग। तो वॉशिंगटन पोस्ट की सुर्खी है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वंस अ पारिया टू यूएस सेट टू एड्रेस कांग्रेस। हिंदी वाला पराया नहीं, अंग्रेजी के पराया का मतलब है कि जो ऐसा व्यक्ति जिसे पसंद ना किया जाता हो। 2 साल में चौथी बार प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं और वहां के अखबार को यह सुर्खी लगाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? 4 जून को मैथ्यू पेनिंगटन ने अपनी रिपोर्ट की पहली पंक्ति में लिखा है कि कई साल तक अमेरिका ने वीजा नहीं दिया,
मगर अब भारत के प्रधानमंत्री का मेहमान के रूप में स्वागत हो रहा है। मुझे वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पढ़ते हुए हैरानी इसलिए हो रही थी कि ये सब बातें अभी क्यों हो रही हैं, फिर से क्यों होने लगी हैं। अखबार लिखता है कि मोदी ने मुस्लिम विरोधी दंगों में शामिल रहने के आरोपों को उतार फेंका है। हो सकता है कि अमेरिकी सांसद उनसे उनके मानवाधिकार रिकॉर्ड के बारे में सवाल कर दें। भारत और बीजेपी का अमेरिका पर खासा फोकस रहा है। इसके बाद भी वहां का एक बड़ा अखबार सत्ताधारी पार्टी का नाम नहीं लिखता है, बल्कि लिखता है कि मई 2014 में जब से उनकी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी सत्ता में आई है, तब से उनका यह चौथा दौरा है। 2005 से 2013 के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अमेरिकी सरकार ने उनसे सरकारी संपर्क बनाने से बचना चाहा, क्योंकि उसे शक था कि उनकी उन दंगों में भूमिका है जिसमें हजारों लोग मारे गए। वॉशिंगटन पोस्ट ने उनके दौरे के महत्व को नकारा नहीं है, उन संभावनाओं पर बात की है, लेकिन अतीत के पन्नों को उलटने का क्या मतलब है? क्या वहां का मीडिया भारत अमेरिकी संबंधों में आई इस ताजगी को लेकर आशंकित है? भारत के मीडिया में भारत और अमेरिका के बीच बन रहे इन संबंधों को लेकर पर्याप्त रूप से उत्साह है। 5 जून के न्यूयॉर्क टाइम्स में गार्डिनर हैरिस ने इस दौरे के महत्व की संभावनाओं पर बात करते हुए लिखने लगते हैं कि दोनों की दोस्ती की चर्चा है, मगर यह दोस्ती जेन्युइन नहीं लगती है, स्वाभाविक नहीं लगती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ओबामा और मोदी की दोस्ती को लेकर सवाल करते हुए दोनों नेताओं की तुलना करने लगता है कि अपने अपने मुल्क में अल्पसंख्यक समुदाय में इनकी छवि क्या है। अखबार लिखता है कि अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अल्पसंख्यकों के संरक्षण को तो अपना मकसद बना लिया। वे मानते हैं कि आलोचना और असहमति लोकतंत्र की आत्मा है। दूसरी तरफ, ये हमारे प्रधानमंत्री भी वैसे कह चुके हैं, दूसरी तरफ मोदी ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा संघ के कार्यकर्ता के रूप में बिताया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक दक्षिणपंथी संगठन है जो भारत के हिंदू बहुसंख्यक के लिए अभियान चलाता है। मोदी गुजरात के मुखिया थे जब 2002 में दंगे हुए और उन दंगों में बड़ी संख्या में मुसलमानों की मौत हुई। पिछले ही हफ्ते एक दंगे में शामिल होने के आरोप में 24 लोगों को सजा हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी लिखता है कि भारत में 14% मुसलमान हैं और इतने ही अफ्रीकी अमेरिकन अमेरिका में हैं। भारत के मुसलमानों में मोदी की छवि की तुलना अखबार में 1950 के दशक में अमेरिका में उभरे सदर्न सेग्रीगेशनिस्ट से चर्चा की गई है। यह दल व्हाइट यानी श्वेत की सर्वोच्चता की बात करता था, मगर उन्हीं दशकों में उभरकर समाप्त भी हो गया। मैंने ऐसे छोटे मोटे दल से तुलना की गई है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स एक ऐसे अज्ञात दल से भारत के प्रधानमंत्री की छवि की तुलना क्यों कर रहा है। यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि ओबामा एक अच्छे पति हैं, पिता हैं, बच्चों के साथ दोस्ती है, मगर मोदी की किसी से सार्वजनिक दोस्ती नहीं है और उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। अखबार ने यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने कानूनों का इस्तेमाल कर असहमति दबाने का प्रयास किया और ग्रीन पीस जैसे एनजीओ का मुंह बंद किया। इन अखबारों ने अपनी रिपोर्ट में कई थिंक टैंक की राय ली है, जिनके बारे में वरिष्ठ पत्रकार अशोक मलिक ने व्यंग्य किया है ट्वीट में कि वाशिंगटन डीसी में जिन लोगों को मैं जानता हूं, वो बाकी आधे बचे लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। कांग्रेस और सीनेट की विदेश संबंधी कमेटियों के स्वागत समारोह में हिस्सा लेना, संसद को संबोधित करना, क्या अमेरिकी सांसदों, सीनेटरों और प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक दूसरे को करीब से जानने का यह मौका नहीं होगा? भारत में जब राष्ट्रपति क्लिंटन का दौरा हुआ था तो उनसे हाथ मिलाने के लिए हमारे सांसद किस कदर बेचैन हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी कांग्रेस के नेताओं के साथ लंच करने वाले हैं, सुना है, पर सबकी नजर होगी बिजनेस डील पे। इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई रक्षा समझौते हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सौदे का कारोबार 14 अरब डॉलर का हो गया है। जेट इंजन से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर की तकनीक के विकास में साझेदारी होगी और अमेरिका और भारत दोनों ही चीन के उभार को लेकर चिंतित हैं, इसलिए वॉशिंगटन नई दिल्ली से औपचारिक गठजोड़ करना चाहता है। एक मसला है न्यूक्लियर डील का। जब न्यूक्लियर डील हुआ था तो उसका यह हिस्सा था कि अमेरिका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG में भारत को प्रवेश दिलाने में मदद करेगा। क्या यह सवाल पूछने का वक्त नहीं आ गया है कि अमेरिका यानी बराक ओबामा ने क्या किया है? विशेष रूप से जब NSG में सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के बहाने भारत को विशेष रियायत मिली थी, तब राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने चीन से बातचीत की थी। क्या ओबामा ऐसा करेंगे? क्या वो ऐसा कर रहे हैं? क्या ऐसा करने की स्थिति में वो हैं? चीन ऐतराज कर रहा है और भारत को 20,000 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर खरीदने अमेरिका से। पल्लव बागला के शब्दों में यह बहुत बड़ा लड्डू है। क्या अमेरिका भारत के साथ इतने बड़े हित को नजरअंदाज कर देगा? अमेरिकी मीडिया के अनुसार कुछ कंपनियां भारत में निवेश के लिए आतुर हैं, कुछ आशंकित हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत 2010 का लायबिलिटी एक्ट बदल दे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने बदलने से इनकार कर दिया है। पिछले महीने विदेश संबंध कमेटी के मुखिया बॉब कॉर्कर ने कहा था कि भारत अमेरिका संबंधों में वास्तविक हासिल से ज्यादा उम्मीदें कुछ खिंच गई हैं।
इस दौरे में क्या परमाणु क्षेत्र के कारोबार में कोई प्रगति होगी? क्या यह दौरा इस आधार पर परखा जाएगा? भारत को भी अपने रिएक्टर बेचने हैं और खरीदने भी हैं फ्रांस, रूस और अमेरिका से। सब इस बड़े बाजार को अपने हाथ से नहीं देना चाहेंगे। सवाल चीन का भी है, लेकिन इस दौरे में हम देखेंगे कि इससे हिंदुस्तान को क्या हासिल होने वाला है। हमारे साथ शेषाद्रिचारी जी हैं और वरदराजन साहब हैं dwire.in के। शेषाद्रिचारी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको हैरानी हुई कि इस दौरे पर प्रधानमंत्री के अतीत में वहाँ के अखबारों ने इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई है? क्या वो कोई मनोवैज्ञानिक खेल है? नहीं, ऐसा है, देखिए वहाँ पर जिस तरीके के खबर छपते हैं उसमें आज का जो अमेरिकन समाज का जो संदर्भ है वो ध्यान में रखने लायक है। ओबामा के बारे में वो कहते हैं कि ये लेम डक प्रेसिडेंट हैं, अभी ये रहेंगे नहीं नवंबर के बाद। और जो टक्कर की लड़ाई हो रही है वो ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच हो सकती है। और ट्रंप का जो एक बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को लेकर जिस तरीके के चर्चा वहाँ पर वो कर रहे हैं उसी दायरे में वो नरेंद्र मोदी की भी चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के समाचार पत्रों में जो कुछ भी छपता है उसका और वहाँ के सरकार के नीति और नियमों में कोई संबंध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ के समाचार पत्रों का और वहाँ पर जो सत्ता में परिवर्तन होता है उसके कारण उनके जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, ऐसे मुझे लगता नहीं है। अगर छोटा सा उदाहरण अगर दूं तो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को लेकर भी जब ओबामा वहाँ पर एक ऑर्डिनरी सेनेटर थे उस समय उन्होंने उसका कड़ा विरोध किया था। लेकिन यही ओबामा 2009 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के प्रणेता बनकर दोनों भारत और इसके बीच में उन्होंने किया। एक वहाँ पर एक बात, 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने न्यूक्लियर डील का विरोध किया था, कुछ कंडीशनलिटीज़ का विरोध किया था, पूरे डील का विरोध नहीं किया था, क्योंकि एक दृष्टि से देखा जाए तो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की शुरुआत भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय से हुई थी। और इसके बाद इस न्यूक्लियर डील को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने का काम यही भारतीय जनता पार्टी और वही ओबामा दोनों कर रहे हैं। तो इसे ऐसा देखा जाए तो वहाँ के समाचार पत्रों का बहुत बड़ा असर, क्योंकि हम काफी महत्व देते हैं उन्हीं अखबारों में। अगर तारीफ छप जाए तो हम कहने लगते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिख दिया, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी लिख दिया। स्वाभाविक है कि वहाँ के अखबारों में अगर हमारे भारत के बारे में कुछ अच्छा छपता है, भारत की तत्कालीन सरकारों के बारे में भी अच्छा छपता है, तो एक परिस्थिति बनाने में और यहाँ पर उसका जिसको हम पॉलिटिकल माइलेज कहते हैं उतना उपयोग है। परंतु एक एडवर्स कमेंट अगर आ जाए तो इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज न उनको मिलता है, क्योंकि हम महत्व तो देते। देखिए उन्होंने इंटरव्यू वॉल स्ट्रीट जर्नल को ही दिया, तो एक दौरा भी ध्यान में होगा, मतलब 2 साल के अलावा स्वाभाविक है थोड़ा बहुत इसमें असर जरूर करेगा। परंतु इन दोनों देशों के बीच जो वार्तालाप होते हैं, जो संबंध बढ़ते हैं और जो अग्रीमेंट्स होने हैं, इकोनॉमिक अग्रीमेंट्स हो या कुछ भी हो, अब उदाहरणार्थ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, उसमें भारत शामिल हो गया अभी, तो उस पर तो कोई असर ही नहीं पड़ा। अगर असर पड़ता तो इन सभी चीज़ों पर पड़ना चाहिए था। सिद्धार्थ, क्या ये कोई मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा है कि जो मैं पढ़ते पढ़ते जो मेरी समझ बनी, जो व्यवहारिक समझ, मैं उतना विशेषज्ञ नहीं हूँ, कि एनएसजी एक बड़ा कारोबार का भी प्लान है कि मतलब आप भारत को कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उसकी सदस्यता देकर। मैंने इतना बड़ा कारोबार, रिएक्टरों का कारोबार दुनिया में कहीं और तो है नहीं। उनके अपने रिएक्टर बनाने वाली कंपनियों की क्या हालत होगी वो दुनिया को मालूम है। तो उस मौके को अपनी शर्तों पर वो लोग हासिल करना चाहते होंगे। तो क्या इस मनोवैज्ञानिक दबाव को बनाने के लिए कि जब भारत के प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं तो उनके अतीत के बारे में इन सब बातों को लेके जो जानते हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करते रहते हैं, पर वो इसको उभारने के पीछे क्या ये बात हो सकती है क्या? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहले कूटनीति या डिप्लोमेसी में ख़ास तौर पे जब हम 2 विशाल या बड़े देशों के बीच में रिश्तों की अगर हम बात करें तो इसमें पर्सनल फ्रेंडशिप
का कोई किरदार नहीं है। हालांकि मोदी साहब कहते हैं कि वो ओबामा साहब को बराक बोल के पुकारते हैं कि भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, हमारा अच्छा तालमेल है, ऐसे बोलते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल को भी उन्होंने कहा कि काफी इन्वेस्ट किया है हम दोनों ने इस संबंध को बनाने में। लेकिन मतलब रिश्ता जो है दो ममालिक के बीच में होता है, दो देशों के बीच में होता है, उनके सिस्टम्स के बीच में होता है, उनके अफसरशाही के बीच में होता है। और ये भी एक हकीकत है कि बाजारू इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में कॉरपोरेशंस के बीच में होता है। और मेरा मानना है कि 2014 में जब मोदी साहब चुन के आए, इंतखाबात जीत के जब वो आए, पीएम बने, वो यूएस में तमाम जो सारे दुनिया में इन्वेस्टर कम्युनिटी में एक आशा थी कि अब हिंदुस्तान के वो दरवाजे खुलने लगेंगे जो अब तक हमारे लिए बंद थे। इंश्योरेंस में, मल्टी ब्रांड रिटेल, फलाना, मतलब बहुत सारे ऐसे फील्ड थे जहाँ पे वो आना चाह रहे थे। और उनको लग रहा था कि रिफॉर्म, कोट एंड कोट, सो कॉल्ड रिफॉर्म एजेंडा तेजी से आगे बढ़ने वाली है। और मुझे लगता है कि मोदी साहब ने भी कोशिश किया। आपको याद होगा कि पहले साल में लैंड रिफॉर्म, बहुत सारी चीजें थी जिसमें पुश करने में वो असफल रहे। और अब 3-4 चुनाव में खराब नतीजे आने के बाद और किसानों में जो रिएक्शन हो रहा है, अब उनको भी लगने लगा है कि ये जो सो कॉल्ड रिफॉर्म एजेंडा है, बड़े पूंजीपति कंपनीज का जो एजेंडा है, इसको आगे बढ़ते हुए अगर हम कोशिश करें अगले चुनाव जीतने का, तो बीजेपी पार्टी के चांसेस कम हैं। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा पुश बैक किया है। मुझे लगता है कि जो नेगेटिव पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा जो अमेरिकन मीडिया में नजर आ रहा है, वो अमेरिकन कॉर्पोरेट सेक्टर की इम्पेशंस को दर्शाता है। वो कह रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि देखियो, जिस उम्मीद के साथ हमने मोदी को वेलकम किया, हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई है। उनके रिकॉर्ड, उनके उस विवादित अतीत को एक उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, दबाव, एक तरह से हम इससे आपको दबाव बनाने का प्रयास। वैसे भी मोदी साहब को, उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि कल अगर वो अमेरिका के हिसाब से जो अमेरिका चाहता है वो देने में या तो असफल रहते हैं या कहीं चूक जाते हैं या देना नहीं चाहते, तो जिस मैत्री या दोस्ती की वो बात करते हैं वो बहुत आसानी से उसके ऑपोजिट में बदल सकता है। और मोदी साहब के अतीत के बारे में चर्चा आम होगी। वहाँ के जो ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हाउस किसी सेनेट रिपोर्ट में रिलीजियस फ्रीडम की भी बातें शुरू हो गई दोबारा। तो ये सब स्वाभाविक है, पावर पॉलिटिक्स में ये सब टैक्टिक्स होते हैं। आज भी मुझे लगता है कि जहाँ तक इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी, मतलब जो एशिया पैसिफिक में जो अमेरिका चाइना के खिलाफ उनकी अपनी नीति है, वो चाहता है कि हिंदुस्तान साथ दे और डिफेंस एग्रीमेंट उसमें और गहराई आए। कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं जो वो चाहता है कि मोदी साहब साइन करें। पता नहीं मोदी साहब करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन यूएस से पूरी तरह से दबाव है कि हिंदुस्तान और करीब आए। स्ट्रेटेजिक सामरिक जो रिश्ते हैं दोनों बीच कंट्रीज़ के बीच में, ये और इसमें और गहराई हो। लेकिन अगर हिंदुस्तान थोड़ा सा पीछे हट जाए तो ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं, जो अखबार में छप रहे हैं, ये और आपको पढ़ने में एक माइंड गेम चल रहा है, वो उसका प्रयास कर रहे हैं। कोई दो राय ठीक है।